गुड इवनिंग एवरीवन। आज बजट सीरीज़ को शुरू करके हम इसके थर्ड एडिशन को समझेंगे। ठीक है, तो जैसे ही 20 लोग इकट्ठा होते हैं या 2 मिनट ख़त्म होता है, हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे। थैंक यू। चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम अभी 2 दिन से बजट के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट उसके बारे में पढ़ रहे हैं, डेफिसिट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, FRBM एक्ट हमने पढ़ा है। अब अब एक टोटल हम पढ़ेंगे बजट पास किस तरह से होता है, उसके बाद अलग अलग ग्रांट्स होते हैं वो कैसे अप्रूव होते हैं, उसके बाद कुछ फंड्स होते हैं जैसे पब्लिक फंड ऑफ इंडिया होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है। उसके साथ फिर आपका बहुत सारे मोशंस होते हैं। अगर अपोजिशन है या पार्लियामेंट है, उसको ये भी पावर दिया गया है कि वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर को स्क्रूटनाइज करेगा। तो कोई अगर उनको पॉलिसी पसंद नहीं आती है या कोई पॉलिसी को लेके फंड जो है उनको लग रहा है बहुत एक्सेस है, तो वो कई सारे कट मोशंस जो हैं वो प्रपोज करते हैं। तो ये सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पहले ओवरऑल बजट का ओवरव्यू लेते हैं। बजट का प्रिपरेशन जो होता है आपका है कि आपको कितना खर्चा करना है और आपको कितना इनकम आएगा उसका स्टेटमेंट लेना है। तो आपका जितना भी इनकम से रिलेटेड होता है, मतलब आप बजट को कैसे फाइनेंस करेंगे, ठीक है, वो फाइनेंस बिल का पार्ट बनता है। जो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू की आप बात कर रहे हैं, जो साल में एक बार आप फाइनेंस बिल के फॉर्म में लेकर आते हैं, जो एक मनी बिल की तरह होता है, वो फाइनेंस बिल होता है जिसमें आप प्रपोज करते हैं कि ये टैक्स लगाया जाएगा, कुछ टैक्स यथावत रखा जाएगा, कुछ टैक्स को बढ़ाया जाएगा, कुछ टैक्स को कम किया जाएगा। तो फाइनेंस बिल एक तरह से वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपका बजट का जो एक्सपेंडिचर है उसको आप फाइनेंस करेंगे। मतलब अपना खर्चा फाइनेंस करने का जरिया आपके फाइनेंस बिल में होता है। जो पास होता है तो फाइनेंस एक्ट होता है जो हर साल निकलता है। उसके बाद अब आते हैं आपका जो अप्रोप्रिएशन बिल होता है। अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है कि जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है हमारी, तो पार्लियामेंट का अधिकार है, गवर्नमेंट का अधिकार नहीं है। पार्लियामेंट का अधिकार है हमारे जितना भी पैसा है हमारे देश का, जो हमारे देश में जो भी टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू या लोन से आया हुआ जितना भी पैसा है उस पर हक पार्लियामेंट का होता है। बिना उसके अप्रूवल के आप एक भी रुपया नहीं खर्च कर सकते हैं। तो उस पैसे को जो आपने कलेक्ट किया है फाइनेंस बिल के प्रावधानों के द्वारा, उसको खर्च करने का जो सारा का सारा पैसा जो कलेक्ट होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। जो भी टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू है जिसको गवर्नमेंट खर्च कर सकती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। तो मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, आर्टिकल 266 है, 266(1). अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को बता दीजिएगा। आर्टिकल 266(1) में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है। ये वो फंड है जिसमें भारत में टैक्स और नॉन टैक्स तरीके से जितना भी पैसा इकट्ठा किया जाता है उसको लाया जाता है, उसमें रखा जाता है। ठीक है, जितना इंटरेस्ट पेमेंट करना है वो भी इस फंड से होगा। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आपका एक तरह से किटी है, आपके भारत देश की किटी है। इससे जो भी अगर आपको पैसा खर्चा करना है, जैसे एक खाते से अगर आपको बैंक के खाते से पैसा निकालना पड़ता है तो आपको अपने साइन करने पड़ते हैं जो आपने बैंक में जमा किया है। और जब ये साइन रहता है तो बैंक को समझ में आता है कि विड्रॉल जो है वो ऑथोराइज्ड है। वैसे ही अगर देश की बात करें
तो देश का जो बैंक का अकाउंट है वो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266(1), जो कि होना चाहिए यही आर्टिकल, इसके तहत बनाया गया है। और इसमें जब भी आपको पैसा निकालना होता है, आप जब मिनिस्ट्रीज को पैसा देंगे तो पार्लियामेंट की अप्रूवल के बाद ही होगा। तो पार्लियामेंट का अप्रूवल कैसे होता है? जैसे आप चेक में साइन करते हैं, वैसे पार्लियामेंट एक बिल में साइन करती है। तो साइन क्या होगा? अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल ही अथॉरिटी देता है गवर्नमेंट को, जो पार्लियामेंट पास करती है, जिसके बाद गवर्नमेंट ऑथराइज हो जाएगा आपका पेमेंट निकालने के लिए। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उससे पेमेंट निकाल के वो लोगों के बीच में, जो मिनिस्ट्रीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल। ठीक है, आपको बस ये समझना है कि फाइनेंस बिल जो है वो साधन है जिससे हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, पैसा गवर्नमेंट अपनी इनकम लेके आएगी। अप्रोप्रिएशन बिल एक अथॉरिटी है जिसको पार्लियामेंट आपको देता है ताकि आप मिनिस्ट्रीज को फंड दे सकें बजट के प्रावधान के अनुसार। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अब जब ये टॉपिक छिड़ ही गया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो पब्लिक फंड ऑफ इंडिया भी समझ लेते हैं। नाम से ही समझ में आ जाएगा, पब्लिक फंड मतलब पब्लिक का पैसा है जिसपे सरकार का कोई हक नहीं है, सरकार बस एक कस्टोडियन की तरह है और वो पब्लिक को वापस करना है उसको एक टाइम के बाद। तो ऐसे कौन कौन सी स्कीम है, अब ये आप मेरे को बताएंगे और जल्दी बताएंगे। ऐसी कौन कौन सी स्कीम है जिसमें सरकार पब्लिक का पैसा थोड़े टाइम के लिए लेती है और पब्लिक को फिर वापस करती है। ठीक है, उसको खर्च करने का अधिकार सरकार को नहीं है, और जब पब्लिक को वापस करना रहता है तो भी पार्लियामेंट से नहीं पूछना पड़ेगा। तो ऐसी कौन कौन सी स्कीम है जिसके तहत पब्लिक से पैसा जो है वो सरकार लेती है? आप बताइए मुझे जल्दी। 25 सेकंड से 30 सेकंड तक का टाइम ले सकते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आपका पैसा जा रहा है जो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू से जनरेट होता है। पब्लिक फंड में वो पैसा आता है जो पब्लिक जमा करती है सरकार के पास, और वापस उसको सरकार करेगी कुछ अंतराल के बाद। तो ऐसे कौन कौन सी स्कीम है जिसके तहत सरकार पब्लिक से पैसा लेती है और कुछ टाइम के बाद सरकार पब्लिक को वापस करेगी? बिल्कुल सही जवाब दिया सज्जन ने, प्रोविडेंट फंड। अलग अलग तरीके के प्रोविडेंट फंड होते हैं, उसका पैसा जो है वो कलेक्ट करता है। और कौन सा है? एक भूल रहे हैं जो बहुत पुराना स्कीम है, किसान विकास पत्र वगैरह जो है वो भी पैसा पब्लिक फंड में जाएगा। ठीक है, तो अब समझ में आ गया, बहुत सही जवाब दिया सबने। तो एक तरह से आपने देख लिया कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है जिसमें सरकार का पैसा है जो सरकार जनरेट कर रही है थ्रू रेवेन्यू मेजर्स, चाहे वो टैक्स रेवेन्यू हो या नॉन टैक्स रेवेन्यू। वैसे ही एक पब्लिक, और उस पर पार्लियामेंट का पूरा कंट्रोल होता है। वहाँ से पैसा निकालने के लिए आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है, लेकिन आपका जो पब्लिक फंड ऑफ इंडिया है उसका जो पैसा रहेगा वो पब्लिक का पैसा है जो सरकार थोड़े टाइम के लिए अपने पास रख रही है और सरकार पब्लिक को वापस करेगी। इसमें पार्लियामेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं हम इस पे। तीसरा जो फंड है, एक होता है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इसका भी नाम से ही इसका मीनिंग समझ में आता है। कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो होता है मेरे ख्याल से आर्टिकल 267 होता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266(1) है, पब्लिक फंड ऑफ इंडिया 266(2) है, और कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया 267 है। ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, या इसको क्लास के बाद भी आप चेक कर सकते हैं। तो कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक ऐसा फंड है, एक ऐसी सिचुएशन है जो पार्लियामेंट ने सोची थी कि अचानक से कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है। ठीक है, कोई प्राकृतिक आपदा अगर आने वाली है तो उससे लड़ने के लिए आप ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट का अप्रूवल लेंगे, ये फंड को खर्चा, कोई फंड को अगर खर्चा करना है तो पार्लियामेंट के अप्रूवल का, पार्लियामेंट के बैठने का आप वेट कर रहे हैं और खर्चा कर रहे हैं। आपको तुरंत पैसा देना होता है। तो तुरंत पैसा देना है तो आर्टिकल 267 के तहत कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया बनाया गया है जिसमें 500 करोड़ का प्रावधान होता है। ठीक है, 500 करोड़ का प्रावधान रहेगा, और इसको कौन मैनेज करेगा? प्रेसिडेंट के बिहाफ में सेक्रेटरी फाइनेंस इसको मैनेज करता है। सेक्रेटरी फाइनेंस प्रेसिडेंट के बिहाफ में मैनेज करेगा, और जैसे ही कोई ऐसी कंटिजेंसी वाली सिचुएशन आती है तो उससे खर्चा किया जाएगा, और जैसे ही पार्लियामेंट फिर बैठेगी तो इसको फिर से रिचार्ज कर दिया जाएगा, मतलब इसका टॉपअप फिर से करा दिया जाएगा। यानी 500 करोड़ ये लेवल में रहना चाहिए, अगर खर्चा हो गया तो उसके ऊपर टॉपअप हो जाएगा। फिर बाद में तो फिर प्राकृतिक आपदाओं के लिए जो खर्चा होना रहता है, फिर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है,
उसके बाद एनडी जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का जो फंड रहता है उसको भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का काम है। ये 267 आर्टिकल अब लोगों के भी आंसर आना शुरू हो गया है, तो ये यही है, 267 ही है। 500 करोड़ का कंटिजेंसी फंड होता है जिसमें पार्लियामेंट ऑथोराइज करके रखती है एक फंड को, जो कंटिजेंसी वाली सिचुएशन में, इमरजेंसी वाली सिचुएशन में यूज़ की जा सके, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा है अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में, हमने पढ़ा है इसके बारे में अपना फाइनेंस बिल के बारे में, हमने पढ़ा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में, हमने पढ़ा पब्लिक फंड ऑफ इंडिया के बारे में, हमने पढ़ा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछिए मेरे को, 30 सेकंड तक का टाइम है, ठीक है। कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो अब आते हैं कि जैसे अभी तो हमने देख लिया कि आपको खर्चा करना है तो उसके लिए आपको अथॉरिटी कहाँ से मिल रही है। उसके बाद आपने रेवेन्यू जनरेट करना है, उसके लिए आप फाइनेंस बिल पास करते हैं जो फाइनेंस एक्ट बनता है, ठीक है। ये दोनों मनी बिल की तरह होते हैं। तो राज्यसभा के पास केवल पावर अमेंडमेंट सजेस्ट करने का है, उसको मानने या ना मानने का पावर लोकसभा के पास होगा। ये पॉलिटी का जो काम वो है, एडिड थ्योरी है, वो आपको रिवाइज करना है। ये मैंने कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब आते हैं हम, एक जो फैक्टर होता है जो हम बोलते हैं डिमांड फॉर ग्रांट। ये डिमांड फॉर ग्रांट क्या है? अब गवर्नमेंट को अगर बजट बनाना है, गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट करना है, वो कैसे एस्टिमेट करेगा, ठीक है। तो उसको एस्टिमेट करने के लिए वो क्या बोलता है, मिनिस्ट्रीज को पावर देता है। मिनिस्ट्रीज को बोलता है कि आप अपना एक एस्टिमेट बना के दीजिए कि आपको कितना ग्रांट चाहिए, कितना ग्रांट चाहिए। तो आप डिमांड कितना कर रहे हैं, कितने ग्रांट का डिमांड कर रहे हैं, उसका एक खाता बना के दीजिए कि आपका डिमांड फॉर ग्रांट क्या है। तो हर मिनिस्ट्रीज अपना डिमांड फॉर ग्रांट बनाती है। वो मिनिस्ट्री अपने हिसाब से बनाएगी कि उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना करना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना करना है, ठीक है। उसके बाद पॉलिसीज़ वो क्या नई लेके आ रही हैं, उसमें रेवेन्यू कितना होगा, कैपिटल कितना होगा, ठीक है। कोई नया प्रोग्राम लेके आ रहे हैं तो उसमें कितना एक्सपेंडिचर आएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ों का खाता बना के कितना वो मिनिस्ट्री उस साल के बजट में कितना डिमांड कर रही है ग्रांट का, उस स्टेटमेंट को बोलते हैं डिमांड फॉर ग्रांट। जब बजट को पटल पे रखा जाता है तो डिमांड फॉर ग्रांट को भी रखा जाता है, ताकि संसद देख सके, पार्लियामेंट हमारी देख सके कि हर मिनिस्ट्री की हर पॉलिसी के हिसाब से या प्रोग्राम के हिसाब से कितना डिमांड वो कर रहे हैं, ताकि वो ये देख सकें कि खर्चा कहाँ कहाँ पे कितना हो रहा है। अगर उनको लगता है कहीं पे कि ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो उसको कम करने की डिमांड करते हैं। अगर कहीं लगता है कि उनको खर्चा कम हो रहा है, ज़्यादा होना चाहिए, तो ज़्यादा करने की डिमांड करते हैं। तो डिमांड फॉर ग्रांट का पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिमांड फॉर ग्रांट के पास हुए बिना, मतलब हर मिनिस्ट्री का जो डिमांड है उसको पास किए बिना आपका बजट एलोकेशन नहीं हो पाएगा उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को, ठीक है। तो डिमांड फॉर ग्रांट का ये काम होता है कि हर मिनिस्ट्री के द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है जिसको डिमांड फॉर ग्रांट किया जाता है। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का नेचुरल कैलामिटी में यूज हो सकता है, करंट पेंडेमिक में भी यूज हो सकता है, ठीक है। अब जैसे रात को 10 बजे कोई बड़ा भूकंप आया किसी तटीय क्षेत्र में, रात को 10 बजे भूकंप आया, 11-12 बजे आपकी सुनामी की वार्निंग शुरू हो गई। उस समय अर्जेंटली पैसा चाहिए, अर्जेंटली खर्चा होना चाहिए। तो पार्लियामेंट ने ये फंड सोच के रखा था, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो पार्लियामेंट ने ये फंड सोच के रखा था कि ऐसे समय पे आप पार्लियामेंट का अप्रूवल लेने का वेट नहीं कर सकते, आपके पास एक फंड रेडी होना चाहिए, पार्लियामेंट ऑथराइज फंड होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये कंटिजेंसी फंड है, वो पेंडेमिक में भी यूज हो सकता है, नेचुरल कैलामिटी में भी यूज हो सकता है।
पेंडेमिक तो हम आज़ादी के बाद ये पहला झेल रहे हैं। इससे पहले का पेंडेमिक 1918 का था, जो हमारा स्पेनिश फ्लू था। अब हम पहली बार ये पेंडेमिक आज़ादी के बाद या कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ये अभी पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया डिमांड फॉर ग्रांट, देख लिया हमने फाइनेंस बिल, देख लिया हमने अप्रोप्रिएशन बिल, देख लिया। ठीक है, इसमें कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। कोई भी डाउट है आपके पास? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कोई डाउट है, या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में कोई डाउट है, या पब्लिक अकाउंट्स ऑफ फंड इंडिया में कोई डाउट है? अगर डिमांड फॉर ग्रांट जो है आपका, डिमांड फॉर ग्रांट हर मिनिस्ट्री प्रिपेयर करेगी, हर मिनिस्ट्री प्रिपेयर करेगी। वो एक तरह से आपके एक्सपेंडिचर का खाता है। अप्रोप्रिएशन बिल जो है, अप्रोप्रिएशन बिल इज द परमिशन विच इज रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पार्लियामेंट टू टेक द मनी आउट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब डिमांड फॉर ग्रांट आपका हिसाब है कि ये हिसाब है मेरा, ये मेरे को पैसा चाहिए, हर मिनिस्ट्री ने सबमिट किया है, ये पॉलिसी के हिसाब से, इस प्रोग्राम के हिसाब से ये पैसा लगेगा, ये इसका डिटेल जो है वो डिमांड फॉर ग्रांट है। जब ये पास हो जाएगा डिमांड फॉर ग्रांट, तो अप्रोप्रिएशन बिल जो है वो आपको अथॉरिटी देता है पैसा निकालने के लिए। मतलब आपने बजट पास कर दिया, लेकिन आपने, पार्लियामेंट ने अथॉरिटी नहीं दी पैसा निकालने के लिए, जो अप्रोप्रिएशन बिल आपको प्रोवाइड करता है, तो कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि एवरी सिंगल रुपी विच नीड्स टू बी टेकन आउट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हैज टू बी आपका ऑथोराइज फ्रॉम द पार्लियामेंट, जो कि अप्रोप्रिएशन बिल करता है। ठीक है, और अप्रोप्रिएशन बिल में खास बात होती है कि उसमें ऑटोमेटिक रिपील क्लॉज होता है, कि जैसे ही उसका काम खत्म होगा वो अपने आप रिपील हो जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक रिपील क्लॉज होने के कारण जो अप्रोप्रिएशन बिल है उसको हर साल आपको नए तरीके से रिन्यू कराना पड़ता है, नहीं तो आपको पावर नहीं मिलेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए। यार संचित निधि का ट्रांसलेशन बता दीजिए, क्या होता है संचित निधि? मैं इसको एक बार बता देता हूँ। अच्छा, संचित निधि मतलब कंसोलिडेटेड फंड है ना। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 एक के तहत बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वो फंड है जिसमें गवर्नमेंट का सारा पैसा जो है आता है, चाहे वो टैक्स कलेक्शन के थ्रू आए या नॉन टैक्स कलेक्शन, जैसे कि पेनल्टी होता है, आपका फीस, कोर्ट फीस वगैरह होता है, चालान वगैरह जो आप पटाते हैं, उसका जितना भी पैसा है जो एक जगह इकट्ठा हो रहा है, उसको बोलते हैं हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब सारे जो फंड कंसोलिडेट करके एक जगह पे लाए जाते हैं, उसको बोला जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इससे अगर पैसा निकालना है तो पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, जिसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल लाता है। बिल्कुल सही है, हमने जो पढ़ा था याद है आपको? हमने 6 स्टेप पढ़े थे बजट पास करने के लिए। पहला था प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, दूसरा था जनरल डिस्कशन ऑफ बजट, तीसरा था स्क्रूटनी ऑफ डिपार्टमेंटल कमिटीज की। जनरल डिस्कशन के बाद एक गैप आएगा जिस टाइम पे डिपार्टमेंटल कमिटीज जो हैं वो बजट को स्क्रूटनाइज करेंगी। उसके बाद वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट होता था, फिर पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल होता था, उसके बाद पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल होता था। तो ये 6 स्टेप हमने पहली क्लास में किए थे, याद होगा अगर आपको तो। फर्स्ट डे हमारा जो था वो 6 स्टेप थे बजट पास करने के, उसमें डिमांड फॉर ग्रांट के लिए वोट के बाद ही अप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता था। ठीक है, अगर आपका डिमांड ही स्पेसिफिक नहीं है, जैसे एक एक रुपए का हिसाब होना होता है, तो अगर आपका डिमांड ही स्पेसिफिक नहीं है तो आप कैसे एक वो दे सकते हैं,
जैसे गवर्नमेंट को एक अप्रोप्रिएशन बिल दे सकते हैं, आप इतना पैसा निकाल दीजिए, लेकिन कितना पैसा निकालना है वो डिमांड ऑफ ग्रांट से पता नहीं चला है, तो उसका पास होना पहले ज़रूरी है। तो डिमांड ऑफ ग्रांट पहले पास होगा, बाद में बाद में अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा। तो ये ज़रूरी है, आपका स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये एक बात अभी आई है, तो एक टॉपिक हम और छोटा सा कवर कर सकते हैं। हम बोल रहे हैं कि ब्लैंक चेक नहीं दिया जा सकता, मतलब डिमांड फॉर ग्रांट जो है वो एक एक रुपए के खर्चे को स्पेसिफाई करता है। तो क्या पार्लियामेंट में ऐसा कोई प्रावधान है जिसमें गवर्नमेंट को ब्लैंक चेक दिया जा सकता है कि आपको जो खर्चा करना है करिए? ऐसी कोई सिचुएशन है जिस तो उस सिचुएशन को पूरा करने के लिए या उस सिचुएशन में जो आपकी डिमांड रेज हो रही है उसको पूरा करने के लिए पार्लियामेंट आपको ब्लैंक चेक दे रही है? क्या ऐसा कोई प्रावधान है? अगर आपने पॉलिटी में पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए, और जिस हिसाब से अगले महीने आपको एग्जाम देना है तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। बताइए क्या है वो? हमने अभी बात किया था कि डिमांड फॉर ग्रांट एक एक रुपए का हिसाब देता है, उसके बाद हम अथॉरिटी देते हैं कि आप इतना रुपया ही निकाल सकते हैं जितना डिमांड फॉर ग्रांट में फाइनल हुआ था। लेकिन क्या पार्लियामेंट ऐसा कोई प्रावधान करती है जिसमें वो ब्लैंक चेक दे देती है गवर्नमेंट को? एक ऐसा प्रावधान जो ब्लैंक चेक देता है गवर्नमेंट को अनएक्सपेक्टेड खर्चा उठाने के लिए। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रावधान है जिस किसी को पता है तो 15 सेकंड का टाइम है, आप लिख सकते हैं। और मेरे ख्याल से क्योंकि पॉलिटी आपने अच्छे से कवर की है, आपको पता होना चाहिए। ये हम अलग से कवर करते, लेकिन अभी हम कर देते हैं इसको, क्योंकि ये डाउट अच्छा आया था तो उसी से लिंक करके हम एक टॉपिक कवर कर रहे हैं। किसी को पता है? अगर नहीं पता है तो गलत बात है, पता होना चाहिए था। इसको बोला जाता है वोट ऑफ क्रेडिट। वोट ऑफ क्रेडिट और वोट ऑन अकाउंट दो अलग अलग चीजें हैं। वोट ऑफ क्रेडिट है कि ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ चुका है इंडिया के ऊपर जिसका आपको अभी अंदाजा नहीं है। बिल्कुल सही जवाब आ गया है कि अभी आपको अंदाजा नहीं है कि कितना खर्चा होने वाला है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कितना खर्चा होगा, कैरेक्टर पता नहीं है। तो और जिसका प्रावधान बजट में भी नहीं किया गया था। ठीक है, तो उस टाइम पे वोट ऑफ क्रेडिट गवर्नमेंट को दिया जाता है ताकि इस खर्चे को वो पूरा कर सके, और ये पास हो जाए, इस बिल को पास करके फिर गवर्नमेंट को एक ब्लैंक चेक मिल जाएगा ताकि वो खर्चे को पूरा कर सके। ठीक है, तो इसको बोला जाता है वोट ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो वोट ऑफ क्रेडिट के बारे में हम ये जानेंगे कि ऐसा अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ गया है, ठीक है, जिसको पूरा करने के लिए आपको पता नहीं है कि आपको कितना पैसा लगेगा, इंडेफिनिट कैरेक्टर है उस डिमांड का। ठीक है, तो उस समय आपने बजट में भी इसके लिए प्रावधान नहीं रखा था, तो ऐसी चीज़ों को पूरा करने के लिए वोट ऑफ क्रेडिट दिया जाता है, जो फिर पार्लियामेंट एक ब्लैंक चेक की तरह गवर्नमेंट को देती है ताकि ऐसे खर्चे उठाए जा सकें। ठीक है, तो ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में है जो एकदम ही एक्सेप्शनल चीज़ों में यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो वोट ऑफ क्रेडिट जो है वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस पे यूज़ किया जाएगा। तो इसमें कोई डाउट है तो पूछिएगा, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। अब हम टाइप्स ऑफ बजट के पास जाएंगे। आज हमारा बजट सीरीज खत्म हो जाएगा। अगर कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ बजटिंग के ऊपर जाएंगे। कितने अलग अलग तरीके की बजट होती है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी।
हाँ, वोट ऑफ क्रेडिट जो है वो 266 से अलग है। 266 में आपको 500 करोड़ का निधि है, मतलब आपको ये दिया गया है कि कोई कंटिंजेंट सिचुएशन आ रही है, वो उसके लिए 500 करोड़ प्रावधान पास किया हुआ है। लेकिन ऐसे भी सिचुएशन आ सकते हैं जिसमें आपका पता नहीं है कि कितना खर्चा आने वाला है, तो ऐसे भी तरीके से निपटने के लिए, और लगातार जैसे 500 करोड़ एग्जॉस्ट हो जाएगा तो आप कैसे करेंगे, तो ऐसे केसेस में एक ऐसा प्रावधान भी दिया गया है कि आप अनलिमिटेड खर्चा कर सकें। ये तो है कि 500 करोड़ तक की कोई कंटिजेंसी है आपके पास जो इमीडिएटली आपको खर्चा करनी है, तो उससे आ सकता है। लेकिन वोट ऑफ क्रेडिट है जो अनलिमिटेड आप खर्चा कर सकते हैं वोट ऑफ क्रेडिट के बेसिस पे। तो इसमें कोई डाउट है आपको? आगे बढ़ते हैं। अब कितने तरह की बजटिंग होती है हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो आता है वो होता है इंक्रीमेंटल बजटिंग, मतलब जो डिमांड ऑफ ग्रांट बना रहे हैं आप और जो बजट बना रहे हैं, आप कितना खर्चा कर रहे हैं, उसमें अलग अलग तरीके की बजटिंग होती है। तो पहला होता है आपका इंक्रीमेंटल बजटिंग। इंक्रीमेंटल बजटिंग मतलब सबसे आसान तरीका है कि पिछले साल आपको 100 करोड़ मिले थे, इस साल आप बोलेंगे 5% बढ़ा दो सारे डिपार्टमेंट को, तो 105 करोड़ रुपए बढ़ा के हमको दे दिया जाएगा। हम ये नहीं देखेंगे कि पिछले बार उन्होंने कितना अच्छे से खर्चा किया था, हम ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने कितने अच्छे से प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया है, हम ये भी नहीं देखेंगे कुछ डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फंड का तो उनको 105 की जगह हम 110 दे दें, 115 दे दें। हम ये नहीं देखेंगे कि कुछ डिपार्टमेंट प्रॉपरली खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, अपना बजट सरेंडर कर रहे हैं, तो उनको 100 करोड़ से घटा के 80 करोड़ कर दें। तो जब हम बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड के सिर्फ एक अर्थमेटिक प्रिंसिपल फॉलो करते हुए कुछ परसेंटेज इंक्रीमेंट करके बजट नया दे दें उनको, इस तरीके की बजटिंग को बोलते हैं इंक्रीमेंटल बजटिंग, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल बजटिंग आपको समझ में आ रहा है ना कि बिना कोई दिमाग लगाए हर डिपार्टमेंट अपना डिमांड ऑफ ग्रांट जो है वो एक परसेंटेज बढ़ा बढ़ा के दे दे, ठीक है। कि 100 करोड़ मिला था, 5% बढ़ा के 105 कर दो, गवर्नमेंट भी उसको, पार्लियामेंट भी उसको अप्रूव कर दे। इस तरह की बजटिंग को इंक्रीमेंटल बजटिंग कहा जाता है। हम ये भी नहीं देखते कि एक्चुअली में कई को बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत है, तो उनको हम 200 करोड़ दे दें, 250 करोड़ दे दें, वो अच्छा काम कर रहे हैं, या कई लोग काम नहीं कर रहे हैं, या अब जो है वो रेलेवेंट नहीं रहा है डिपार्टमेंट का काम करना, तो उसको हम घटा के, और वो खर्चा ही नहीं कर पा रहे हैं, जितना उनको 100 करोड़ दिया था उन्होंने 50 करोड़ सरेंडर कर दिया है, मतलब उनके खर्चे करने की कैपेबिलिटी 50 करोड़ है, तो उसको 50 करोड़ कर दें, ठीक है। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आप एप्लीकेशन ऑफ माइंड किए बिना आप डायरेक्टली इंक्रीमेंट लगा लगा के अगर आप कर देंगे तो इसको बोला जाएगा इंक्रीमेंटल बजटिंग, ठीक है। इसमें कोई डाउट है आपको? कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। अब एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है जीरो बेस्ड बजटिंग का, जो इंक्रीमेंटल से थोड़ा बेहतर है, ठीक है। इंक्रीमेंटल बजटिंग का मतलब होता है कि आप पिछले बजट को थोड़ा बढ़ा के इंक्रीमेंट दे दे के आप खत्म कर रहे हैं बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड पे। उसी का विपरीत होता है जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड मतलब आपने पिछले साल क्या दिया था आप उसको भूल जाइए, उसको जीरो कर दीजिए, और इस साल उसकी प्रायोरिटी को, उसके खर्चे को दोबारा से वैल्यूएट करिए, एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाइए, और फिर उसका बजट तय करिए। मतलब आपके डिपार्टमेंट को जो बजट मिला था, आपने जो खर्चा किया था, वो अब ज़ीरो हो गया है। अब आपसे फिर से पूछा जाएगा कि आपको क्या चाहिए, आपको कितना खर्चा करना है, आपके पास क्या प्रोग्राम्स हैं, आपकी क्या पॉलिसीज़ है, आपका क्या विजन है, उसको ध्यान में रखते हुए आपके बजट को मॉडिफाई किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। कम करना है कम करेंगे, ज़्यादा करना है ज़्यादा करेंगे। तो ये हो गया आपका ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अगला वाला जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसको बोलते हैं आउटकम बजटिंग। तो जीरो बेस और इंक्रीमेंटल समझ में तो आ गया होगा, सिंपल है। अगर रिपीट करना है तो आप लिख सकते हैं, मैं रिपीट कर दूंगा, और अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ में डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं, वो भी हो जाएगा। किसी और तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा।
ठीक है। तो अब आते हैं हम आउटकम बजटिंग पे। आउटकम बजटिंग होता है कि आपके बजट का जो एनालिसिस है कि आपका सिर्फ खर्च करना इम्पोर्टेंट नहीं है पैसे का, हम आपका आउटपुट भी देख रहे हैं। जैसे आपका आउटपुट था कि आपको बोला गया था स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपको 100 करोड़ दिया गया था टॉयलेट बनाने के लिए, आपको 1 लाख टॉयलेट बनाना था 100 करोड़ में, या आपको 100 करोड़ दिया गया था जिसमें आपको प्राइमरी स्कूल का बिल्डिंग बनाना था, आपको 100 प्राइमरी स्कूल बनाना था 100 करोड़ में, ठीक है। तो अब आउटकम बजटिंग क्या होगा कि सिर्फ आउटपुट नहीं देखा जा रहा है कि आपने वो पैसा खर्चा करके वो टॉयलेट बना दिए या वो फिर स्कूल बना के आपने रख दिए। आउटकम बजटिंग में आपके जो बजट का प्रावधान था उससे लिंक्ड क्या ऐसा इंडिकेटर है जो उसके एफिशिएंसी को मेजर कर सकता है। जैसे हम अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल में अगर इनरोलमेंट आपका इंडिकेटर बना दिया जाए कि कितने नए बच्चों ने इनरोलमेंट किया है, या पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार जब आपको 100 करोड़ दिया गया था तो कितना परसेंटेज इनरोलमेंट स्कूल में बढ़ा है, तो इस तरीके से अगर आपके बजट के परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाए तो उसको आउटकम बेस्ड बजटिंग बोलेंगे। मतलब सिर्फ आउटपुट ना देखते हुए, सिर्फ खर्चे को ना देखते हुए, एक ऐसे इंडिकेटर से आपके परफॉर्मेंस को लिंक कर देना जो आपका इम्पैक्ट दिखाएगा, खर्च करने का इम्पैक्ट को मेजर करेगा, उसको बोलेंगे आउटकम बजटिंग। जैसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत में अगर आप ये सर्वे कर लेंगे कि आपके 100 करोड़ खर्चा करने के बाद जो बाहर शौच करने वाले लोग हैं उनके बिहेवियर में चेंज आया है और वो शौचालय का इस्तेमाल करने लगे हैं, उसके परसेंटेज में बढ़ोतरी आई है, तो आपका जो पैसा था वो जायज़ है, इस साल भी आपको बजट दिया जाएगा। आपका आउटकम देखा जाएगा। आउटपुट जो है वो है मिट्टी की या सीमेंट और कंक्रीट की बिल्डिंग बन जाना, आउटकम है आपका बिहेवियर चेंज आना, इनरोलमेंट बढ़ना, ज़्यादा लोगों का टॉयलेट का इस्तेमाल करना होना, ये आपका आउटकम माना जाएगा। आउटपुट है बिल्डिंग बनना, आउटकम है बिहेवियर चेंज आना, इनरोलमेंट बढ़ना स्कूलों में, ठीक है। तो ये आउटकम बजटिंग में आता है जो प्रोग्रेस को आपको डिनोट करेगा कि आपने बजट जो बढ़ा रहे हैं, हर बार जो बजट बढ़ा के दे रहे हैं उसका आउटकम क्या आ रहा है गवर्नमेंट का, ठीक है। जैसे आप कोई टूरिज्म के प्लान पे खर्चा करते हैं कि हम एक फेयर लगाएंगे कि हम जर्मनी में जाके एक हमारा इंडिया का एक फेयर लगाएंगे ताकि जर्मनी से ज़्यादा टूरिस्ट आ सकें। तो फेयर को कंडक्ट करना, 10 करोड़ में आपने एक फेयर लगाया जहाँ पे इंडिया के अलग अलग राज्य से रिप्रेजेंटेटिव आए, उन्होंने अपने राज्य के बारे में बताया ताकि उनको आप मोटिवेट कर सको इंडिया में अपने राज्य में घूमने के लिए। खर्चा करना हो गया आउटपुट की, आपने 10 करोड़ में वो सारे पंडाल वगैरह लगा दिए, आपने प्रोग्राम कर लिया, आपने आउटरीच प्रोग्राम कर लिया, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या आया, मतलब फुटफॉल कितना आया कि उस प्रोग्राम को करने के बाद कितना परसेंटेज राइज हुआ जर्मनी से टूरिस्ट का इंडिया आने के लिए, वो आपका आउटकम बजटिंग डिटरमाइन करेगा। मतलब वो इंडिकेटर जो है अगर आप उसको फॉलो करके बजट का सक्सेस मेजर कर रहे हैं तो वो आपका आउटकम बजटिंग का पैटर्न होगा, आउटकम बजटिंग का तरीका होगा। तो ये होता है आउटकम बजटिंग। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो प्रोग्रेस को मेजर करके बजट का आउटले डिसाइड करना। आउटले मतलब होता है आपको कितना बजट का एलोकेशन दिया गया है। जैसे बोला जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का आउटले है 100 करोड़, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को आउटले दिया गया है, बजट का प्रावधान दिया गया है 100 करोड़ का, और उस आउटले को अगर मेजर कर रहे हैं, प्रोग्रेस को मेजर कर रहे हैं और अगले बार का बजट आप प्रावधान तय कर रहे हैं तो उसको बोला जाएगा आउटकम बजटिंग, ठीक है। तो बजट के आउटले को प्रोग्रेस से मेजर करते हुए उसके आउटकम को देखना, उसको बोला जाता है आउटकम बजटिंग, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। इन तीनों बजटिंग में जीरो बेस्ड बजटिंग हो गया, आपका इंक्रीमेंटल बजटिंग हो गया, आउटकम बजटिंग हो गया। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ हर तरीके का बजट फॉलो किया जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ 2005 की बात से बोलते हैं कि आउटकम बजटिंग हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब कई जगह होता है, कई डिमांड ऑफ ग्रांट आपकी इंक्रीमेंट बेस पे दिए जाते हैं,
कई डिमांड ऑफ ग्रांट आपके जीरो बेस बजटिंग पे दिए जाते हैं। 2005 के बाद से आपका आउटकम बजटिंग का भी काम शुरू हो गया है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके की बजटिंग है, लेकिन 2005 के बाद से आप बोल रहे हो कि आप अपना मेजर कर रहे हो आउटकम बजटिंग के हिसाब से, बट यूजुअली जो प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है उसमें आपका मैक्सिमम टाइम इंक्रीमेंटल बजटिंग ही फॉलो किया जाता है, ठीक है, प्रैक्टिकली। लेकिन आपका जो अभी भी बजटिंग पैटर्न बोला जाएगा इंडिया का, वो आउटकम बेस्ड है, क्योंकि हर बजट सेशन के बाद जब डिपार्टमेंट्स की मीटिंग होती है तो उनको बोला जाता है कि आपको इतना आउटकम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आउटकम अचीव नहीं होगा तो उनका बजट काट दिया जाएगा, ठीक है। आप अगर पुलिस को दे रहे हैं बजट, अगर अपराध नहीं रुकेंगे, जो कि बहुत मुश्किल है, एकदम परफेक्ट सोसाइटी आप अचीव नहीं कर सकते हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि आप बजट काटना शुरू कर देंगे कि आपने ये अचीव नहीं किया तो आपका बजट काट दिया जाएगा, या आपने इतना इनरोलमेंट नहीं किया है, 60% ही है केवल आपके यहाँ पे साक्षरता अभियान, तो आप वो करेंगे। तो यूजुअली प्रैक्टिकली ऐसे नहीं किया जाता है, लेकिन आपका परफॉर्मेंस मेजर किया जाएगा। उस पर एक्शन लेना है या नहीं लेना है वो आगे की बात होती है। तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, आपका आउटकम बजटिंग के हिसाब से आपका परफॉर्मेंस को मेजर कर लिया जाएगा, लेकिन फिर इंक्रीमेंटल बेसिस पे आपको और बजट दे दिया जाता है। हाँ, ये मेरे को नहीं पता था फैक्ट कि जीरो बेस बजटिंग फर्स्ट टाइम हरियाणा में आया था। चलिए बढ़िया है, सबके साथ शेयर हो गया ये फैक्ट, ठीक है। तो ये तीनों में अगर डाउट नहीं है तो हम एक और टाइप की बजटिंग के बारे में पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे जेंडर बजटिंग, ठीक है। जेंडर बजटिंग का है आपका एम है आपका जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना, जेंडर इक्विटी को प्रमोट करना। आप कोई भी बजट का आउटले रहेगा उसमें आप स्पेशल प्रावधान डालेंगे जिसमें आप खर्चा करेंगे फीमेल स्पेसिफिक स्कीम को चलाने के लिए। तो ऐसे टाइप की बजटिंग जहाँ पे आप फीमेल स्पेसिफिक स्कीम चलाते हैं, फीमेल स्पेसिफिक बजट आउटले रेडी करके देते हैं, तो उसको बोला जाता है जेंडर बजटिंग। जेंडर पर्सपेक्टिव डालना अपनी स्कीम में, अपने प्रोसेस में जेंडर पर्सपेक्टिव डाल के जेंडर इक्विटी को प्रमोट करना, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना, वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करना, तो उसको बोला जाएगा जेंडर बजटिंग। तो ये भी हमारे बजट में देखा जाता है, फीमेल स्पेसिफिक प्रावधान होते हैं, फीमेल स्पेसिफिक आपके आउटले होते हैं, बजट आउटले होते हैं, जो कि बहुत कॉमनली दिखता है। जैसे निर्भया फंड बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान में फीमेल स्कूल के लिए अलग से टॉयलेट का प्रावधान बनाया गया था, तो ये भी आपका जेंडर बजटिंग का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए और ऐसे एग्जाम्पल अपने अपने तैयार करते रहिए। जब आप न्यूज़पेपर से अपने आंसर को लिंक करते हैं तो अपने आप आपका आंसर यूनिक हो जाता है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? अब हमने पढ़ लिया है जीरो बेस बजटिंग, हमने पढ़ लिया आउटकम बजटिंग, हमने पढ़ लिया जेंडर बजटिंग, हमने पढ़ लिया इंक्रीमेंटल बजटिंग। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और अलग अलग तरीके के मोशंस, जो कट मोशंस होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि आपने पॉलिसी दे दिया, डिमांड ऑफ ग्रांट सबमिट कर दिया कि आपने डिपार्टमेंट ने, आपकी मिनिस्ट्रीज ने इतना डिमांड फॉर ग्रांट किया है, आपने एक नई पॉलिसी बनाई है जिसके तहत आपने इतना बजट का आउटले उसके लिए अप्रूव करवाना चाहते हैं पार्लियामेंट से। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 कट मैकेनिज्म दिए हैं ताकि वो फाइनेंशियल कंट्रोल रख सके पब्लिक फंड का, क्योंकि ये पैसा पूरा पब्लिक का है जिस पे पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है और हमारी है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो हम जो है बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के कोई खर्चा नहीं कर सकते हैं। हम कोई नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं, उसके लिए हमने अगर 100 करोड़ का आउटले रखा है, मतलब 100 करोड़ का बजट रखा है, तो वो भी हमको पार्लियामेंट से अप्रूव कराना है। अब ऐसे कट मोशन हैं जो पार्लियामेंट को पावर देते हैं बजट को कंट्रोल करने के लिए। ये ऐसा नहीं कि बदला लेना चाहते हैं अपोजिशन इसलिए करता है, वो अपना पॉइंट रखता है कि आप इतना पैसा दे रहे हैं तो हम ये कट मोशन लेके आएंगे ताकि हम डिबेट कर सकें इस कट मोशन के दौरान पे कि आप जो है इसको
इस पॉलिसी को चेक कर सकते हैं या इसके इकोनॉमी को चेक कर सकते हैं कि आप ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं, कम तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा। तो सबसे पहला होता है पॉलिसी कट, ठीक है। तो 3 तरह के कट मोशन होंगे, पॉलिसी कट होगा, इकोनॉमी कट होगा और टोकन कट होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिसी कट। पॉलिसी कट में आपको सही बात पूरा पूरा नाम से समझ में आ जाएगा कि जो पार्लियामेंट है, जो अपोजिशन है, वो उस पूरे पॉलिसी को ही नामंजूर कर रही है। तो पॉलिसी कट में वो ये बोलती है कि हमको ये पॉलिसी मंजूर नहीं है, तो उस पॉलिसी के तहत जो आपने बजट का प्रावधान दिया है उसको कम करके 1 रुपए कर दिया जाए, ठीक है, उसको कम करके 1 रुपए कर दिया जाए। तो पॉलिसी कट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ द बजट आउटले जो प्रपोज किया गया था, क्योंकि पार्लियामेंट का वो मेंबर जो इस मोशन को लेके आ रहा है वो इस पॉलिसी से ही अग्री नहीं करता, वो बोलता है कि ये पॉलिसी लाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है तो बजट देने की ज़रूरत नहीं है। तो पूरी तरह से पॉलिसी को हटाए बिना कि आप पॉलिसी गायब कर दो, जैसे इसको बोलते नहीं कि पॉलिसी को हटा दीजिए, ऐसा नहीं बोलते। आप पॉलिसी के लिए जो 100 करोड़ मांग रहे थे उसके बजाय हम आपको 1 रुपए देंगे, ठीक है। तो एक तरह से पॉलिसी का पूरा डिसअप्रूवल है पार्लियामेंट की तरफ से, ठीक है। तो जब पॉलिसी अप्रूव नहीं कर रहे हैं तो उसका अंडरलाइन जो डिमांड होता है, जो बजट आउटले होता है, उसको भी अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो उसको कम करके 1 रुपए कर दिया जाए तो उसको बोला जाता है पॉलिसी कट, ठीक है। अब जब मेंबर जब नोटिस देगा पॉलिसी कट को करने के लिए तो उसको पूरा का पूरा प्रिसाइज टर्म्स एंड पर्टिकुलर बताना पड़ेगा कि क्यों वो इस पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं रखते, क्यों इस पॉलिसी को नहीं आना चाहिए और क्यों इस पॉलिसी के अगेंस्ट जो बजट अलोकेशन करने की बात की जा रही है उसको कम करके 1 रुपए कर दिया। तो सारा उनको प्रिसाइजली बताना चाहता है, बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप हवाई में बात कर देंगे कि ये पॉलिसी पसंद नहीं आ रही, इसका नाम पसंद नहीं आ रहा, इसका ये पसंद नहीं आ रहा है। उनको बहुत स्पेसिफिक टर्म में बताना पड़ेगा कि ये पॉलिसी जो है ये गलत है, ये इसलिए गलत है, ये डेटा है, इसके कारण ये पॉलिसी का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, इसलिए इस पॉलिसी की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी एक ऐसी पॉलिसी है जो सेम काम कर रही है। तो ये सारे जब स्पेसिफिक टर्म्स में जब ये मेंबर जो हैं जो इस पॉलिसी कट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो करेंगे तो ही ये एडमिट होगा। उसके बाद इसकी वोटिंग की जाएगी। अगर वोटिंग अप्रूव हो गई तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, उसका जवाब आप लोग देंगे। बताइए, अगर पॉलिसी कट का मोशन पास हो गया तो क्या होगा? बताइए, अगर पॉलिसी कट पास हो गया तो क्या होगा? क्या सिर्फ पॉलिसी चले जाएगी या कुछ और भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है? बिल्कुल सही है, साकेत ने आंसर लिखा है। अगर पॉलिसी कट का मोशन पास हो रहा है तो आपके यहाँ पे गवर्नमेंट गिरने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि बजट का अगर कोई पॉलिसी पास नहीं हो रहा है, अगर गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है सिर्फ एक पॉलिसी मोशन को पास कराने की, तो गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है शासन करने के लिए, तो गवर्नमेंट गिर जाएगी, ठीक है। तो पॉलिसी कट का कंसेप्ट हम समझते हैं कि पूरा कंप्लीट जो डिसअप्रूवल है पॉलिसी का है। तो कंप्लीट डिसअप्रूवल पॉलिसी का है तो उसका जो बजट का ग्रांट था, जो आउटले प्रपोज था, उसको कम करके 1 रुपए कर दिया जाएगा। अब आते हैं इकोनॉमी कट के मोशन में, ठीक है। इकोनॉमी कट के कितने बार गिराएंगे सरकार को, डिस्कशन भी हो गया और सरकार गिरे जा रही है हमारे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इकोनॉमी कट का मतलब होता है कि आप पॉलिसी से तो अप्रूव कर रहे हैं, मतलब आप पॉलिसी से तो इत्तेफाक रख रहे हैं, लेकिन जो खर्चा हो रहा है उससे इत्तेफाक नहीं रख रहे। तो फर्ज करिए कि पॉलिसी अप्रूव कर ली कि हाँ पॉलिसी की ज़रूरत है, गवर्नमेंट बोल रही है कि डिमांड फॉर ग्रांट इसका 100 करोड़ का आया है, तो पार्लियामेंट बोलेगी कि नहीं 100 करोड़ नहीं, इसको 90 करोड़ कर दिया जाए, ठीक है। तो इकोनॉमी कट में पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी चेंज नहीं डिमांड किया जाता है, लेकिन जो आपका बजट का आउटले है, जो आपका डिमांड फॉर ग्रांट है, उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट से कट कर दिया जाएगा कि मैं इस पॉलिसी से वाकिफ़ हूँ,
लेकिन मैं इकोनॉमिक कट मोशन प्रपोज कर रहा हूँ, उसके प्रिसाइज कारण ये हैं, और इसके जो बजट आउटले है उसको इतने रुपए से कम कर दिया जाए, ये स्पेसिफिक होना पड़ता है। और उसके बाद में इसके ऊपर डिस्कशन होगा और वोटिंग होगी। और जो हमने पहले डिस्कस किया है कि क्या होगा वोटिंग अगर नहीं पास होगी, तो सेम चीज़ यहाँ पे होगा। अब टोकन कट क्या होता है? टोकन कट होता है केवल जो जैसे टोकन अमाउंट होता है ना, आप कई बार जाते हैं बयाना दे के आते हैं, वैसे यहाँ होता है कि केवल एक कोई ग्रीवेंस निकालने के लिए अपोजिशन क्या करती है, एक बजट अमाउंट में टोकन कट प्रपोज करती है कि 100 रुपए से इसके बजट को आउटले को कम कर दिया जाए। मतलब ऐसा भी नहीं है कि इसके पॉलिसी से आप इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसके आप इकोनॉमी से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, लेकिन आपको एक स्पेसिफिक ग्रीवेंस है उस बजट आउटले से रिलेटेड, तो आप बोलते हैं कि इसमें 100 रुपए का टोकन कट कर दिया जाए। अब 100 रुपए का भी मोशन अगर पास हो गया तब भी सरकार गिर जाएगी। तो टोकन कट मतलब होता है कि स्पेसिफिक ग्रीवेंस को वेंटिलेट करने के लिए पार्लियामेंट ने ये बोला है कि टोकन कट में आपको प्रावधान दिया है कि आप बजट में 100 रुपए का कट करवा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इतना कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर ये पास हो गया तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है, तो ये 3 तरीके के कट हमने पढ़े हैं। पॉलिसी कट, जब पॉलिसी से आप अप्रूवल आप वाकिफ नहीं, वो नहीं है, इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो 1 रुपये कर दिया जाएगा, पूरा का पूरा पैसा कम करके 1 रुपये कर दिया जाए। आपका फिर अगर इकोनॉमी कट है कि आप पॉलिसी से तो एग्री कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप उसमें कट प्रपोज करेंगे। टोकन कट जो है, टोकन कट में बोला जाता है कि आप टोकन अमाउंट में केवल डिसअप्रूवल जो है आपका टोकन है, मतलब टोकन डिसअप्रूवल है। जैसे टोकन अप्रिसिएशन किया जाता है ना, ये बहुत अच्छी भी बात कहती है, लेकिन केवल फर्जी तौर पे थोड़ा सा ताली बजा के बोलते हैं, तो उसको टोकन अप्रिसिएशन बोलते हैं। वैसे कोई पॉलिसी से भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इकोनॉमी से भी बहुत प्रॉब्लम नहीं, कि बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, एक छोटा सा ग्रीवेंस है, तो आपके लिए टोकन कट किया जाता है। 100 रुपए कम किया जाएगा, ऐसा नहीं कि पूरा कर कम करके 100 रुपए कर दिया जाएगा। पॉलिसी कट में पूरा बजट कम करके 1 रुपये कर दिया जाता था, लेकिन टोकन कट में सिर्फ 100 रुपए कम किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया टोकन कट। और ये सरकार, अब ये पास हो गया तो सरकार रहेगी नहीं ना, तो बाध्यकारी तो है ही है। पार्लियामेंट अगर अप्रूव नहीं कर रही है तो सरकार का पहला टेंशन नहीं है कि 100 रुपए कट हो जाएगा उसके बजट से, उससे बड़ा टेंशन होगा कि सरकार गिर जाएगी। ठीक है, तो ये तो छोटा टेंशन है कि कट मोशन पास हो गया है, उससे बड़ा टेंशन हो जाएगा कि अब कॉन्फिडेंस मोशन में दिक्कत आने वाली है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये बड़ा दिक्कत है। तो ये सारे के सारे बाध्यकारी ही होंगे अगर पास हो गए तो, लेकिन पास हो गए तो उनके लिए बड़ा टेंशन ये छोटे कट मोशन नहीं है, उनके लिए बड़ा टेंशन है कि सरकार एग्जिस्ट नहीं करेगी अब। ठीक है, तो ये हमने कट मोशन भी पढ़ लिए। ठीक है, अब हम इसके बाद आते हैं कुछ स्पेशल ग्रांट्स होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो हम डिमांड ऑफ, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप। हम 15-20 सेकंड का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ताकि आप अपने डाउट पूछ सकें, क्योंकि लगातार अभी क्लास चल रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखते हैं कि हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल में फाइनेंशियल शुरू होता है, बजट पेश होता है फरवरी के आसपास, लेकिन बजट पास होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उतने टाइम, जैसे 1-2 महीने का जो टाइम है, उसमें अगर आपको खर्चा चलाना है तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो उसके लिए एक स्पेशल वोट किया जाता है जिसको बोला जाता है वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट वो अकाउंट है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रोविजन देती है आपको, जिससे आपको एडवांस मिल सके सिर्फ खर्चा करने के लिए। ठीक है, तो आपका जो टोटल एस्टिमेट है उसका 1/6 का आपको एडवांस दे दिया जाएगा खर्चा चलाने के लिए, जब तक पूरा बजट पास नहीं होता है।
उसको बोला जाएगा वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, तो वोट ऑन अकाउंट होगा जब तक पूरा डिस्कशन खत्म नहीं होता है बजट का फाइनेंस बिल, अप्रोप्रिएशन बिल पूरा पास नहीं होता है, लेकिन देश को चलाना है, उतने टाइम तक खर्चा चलाने के लिए, सिर्फ खर्चा चलाने के लिए 2 महीने का आपको एडवांस दिया जाता है, ग्रांट इन एडवांस होता है। जो 2 महीना हो गया मतलब 12 महीना का 1/6 हो गया, तो 1/6 ऑफ द टोटल बजट का जो एस्टिमेशन होता है, खर्चे का एस्टिमेशन होता है, वो आपको दिया जाता है ताकि आप अपने खर्चे चला सकें, डे टू डे के खर्चे चला सकें। तो ये होता है वोट ऑन अकाउंट। अब पहले दिन में एक लेक्चर में डाउट पूछा था कि केयर टेकर गवर्नमेंट होती है, नई गवर्नमेंट होती है, तो मैंने बताया था इंटरिम बजट पेश कर सकते हैं। तो अब आप ये बताइए कि इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट में क्या फर्क रहेगा, सोच के बताइए, क्योंकि पॉलिटी में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। तो अभी हमने देखा वोट ऑन अकाउंट के बारे में। वोट ऑन अकाउंट होता है कि 2 महीने का या 1/6 ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट जो है आपका, उसका आपको एडवांस दिया जाएगा, ताकि जब तक बजट का डिस्कशन पूरा नहीं होता, बजट पूरा पास नहीं होता है, तब तक आपका जो देश का खर्चा है वो रुकना नहीं चाहिए, खर्चा होते रहना चाहिए, लोगों को पेंशन मिलते रहनी चाहिए, लोगों को सैलरी मिलते रहनी चाहिए, हॉस्पिटल स्कूल वगैरह नहीं रुकने चाहिए। तो उसके लिए आपको वोट ऑन अकाउंट दिया जाता है, जो है कि एडवांस का काम करता है। ठीक है, तो अब आप बताइए इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट में क्या फर्क होगा, सोच के बताइएगा। और ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से आते हैं, तो आर्टिकल भी याद कर लीजिएगा थोड़ा बहुत। बताइए, मेरे को आंसर चाहिए आप लोगों से। गूगल भी करके बताना है तो बताना पड़े तो बताइएगा, इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट में क्या फर्क होता है। इसमें आपने ये तो बता दिया है कि इंटरिम बजट है, वो ये है, ठीक है। इंटरिम बजट आप एक सिंपल सा चीज देख सकते हैं, जो मैंने बहुत प्रेस करके बोला है कि वोट ऑन अकाउंट जो है वो केवल खर्चे का हिसाब रखती है, इंटरिम बजट आपका खर्चा और इनकम दोनों का रहेगा। ठीक है, तो ये जो है आप बाद में बताएंगे कि इलेक्शन ईयर में होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि इंटरिम बजट एक छोटा बजट है जिसमें आपका इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों के एस्टिमेट होंगे, लेकिन वोट ऑन अकाउंट जो है वो केवल एक्सपेंडिचर के लिए होता है। लेकिन कई बार जो है केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो केवल वोट ऑन अकाउंट ही पास करेगी। अगर केयर टेकर गवर्नमेंट इंटरिम बजट पेश नहीं करना चाहती तो केवल वोट ऑन अकाउंट ही पास करेगी, ताकि वो बड़े पॉलिसी डिसीजन ना ले टैक्स को लेके, तो वोट ऑन अकाउंट ही पास करती है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन ईयर वाला आपका जो ये पॉइंट है वो सही हो। इलेक्शन ईयर में जो नई गवर्नमेंट आएगी वो फिर इंटरिम बजट के रूप में एक छोटा बजट पास कर सकती है, 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, क्योंकि पूरे साल का तो उसको मिल नहीं रहा है। तो उससे पहले का पूरा खर्चा वोट ऑन अकाउंट के बेसिस पे जो पहले उससे गवर्नमेंट थी वो कर सकती है। तो आपको जो बेसिक डिफरेंस है वो ये याद रखना है कि वोट ऑन अकाउंट सिर्फ खर्चे के लिए एडवांस देता है। ठीक है, इसमें कोई पॉलिसी डिसीजन का चेंज नहीं होता है, इसमें कोई इनकम वाला जो आपका रेवेन्यू वाला पोर्शन है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। और जो आपका इंटरिम बजट होगा उसमें रेवेन्यू वाला कंपोनेंट भी होगा, आपके पॉलिसी चेंजेस भी हो सकते हैं, और एक्सपेंडिचर वाला कंपोनेंट भी होगा। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है। इलेक्शन ईयर वाला डिफरेंस जो है वो मेन डिफरेंस नहीं है। ठीक है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं आगे की चीज़ों पे। इसमें अगर डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। ये बहुत सही लिखा है, जिसने भी लिखा है, ऋषभ बजोरिया, हाँ बढ़िया है। तो टैक्स चेंजेस कैन बी मेड इन इंटरिम बजट, बिल्कुल, क्योंकि रेवेन्यू का जो
कंपोनेंट है वो केवल इंटरिम बजट में आएगा, ठीक है। तो इंटरिम बजट में रेवेन्यू कंपोनेंट आ रहा है तो वो वोट ऑन अकाउंट में नहीं होता। वोट ऑन अकाउंट केवल आपका एक्सपेंडिचर को ऑथोराइज कर सकता है, वो केवल एक एडवांस के फॉर्म में है जो आपको 2 महीने आपका घर चलाना, देश चलाने के काम करेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कुछ अलग अलग तरीके के ग्रांट होते हैं उसको। पहला तो होता है सप्लीमेंट्री ग्रांट, नाम से ही समझ में आ रहा है। सप्लीमेंट्री ग्रांट है मतलब आपने जो डिमांड फॉर ग्रांट दिया था, जो पार्लियामेंट में पेश हुआ था, लेकिन वो कम पड़ रहा है आपको, तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक सप्लीमेंट्री ग्रांट पास कराना पड़ता है फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले। इसका जवाब जो है वो सीएजी बताता है। सीएजी जो है वो बताएगा कि आपका जो है एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो चुका है, आपका डिमांड ऑफ ग्रांट जो था वो कम का था, तो आपको सप्लीमेंट्री ग्रांट पास कराने की ज़रूरत है। तो सीएजी रिपोर्ट देगा पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट फिर बोलेगा कि हाँ इसको पास कराना ज़रूरी है, तो आपको सप्लीमेंट्री ग्रांट दिया जाता है। तो जो कमी है आपकी, जो आपने डिमांड फॉर ग्रांट दिया था साल भर पहले, जो आपको कम पड़ रहा है उसके अगेंस्ट में आपने ज़्यादा खर्चा कर दिया है, ठीक है, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, उसको फॉर्मलाइज करने के लिए आपको सप्लीमेंट्री ग्रांट पास करवाना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले। तो जैसा नाम वैसा काम, फंड कम पड़ रहा है, आपने ज़्यादा खर्चा कर दिया है, आपने डिमांड कम का किया था, तो उसको पूरा करने के लिए सीएजी एक रिपोर्ट बना के देगा जिसमें बोला जाएगा आपको सप्लीमेंट्री ग्रांट पास कराने की ज़रूरत है, ठीक है। अब एडिशनल ग्रांट है, सप्लीमेंट्री ग्रांट से थोड़ा अलग होता है। एडिशनल ग्रांट है जैसे अब जम्मू एंड कश्मीर को लेके एक खर्चा हुआ गवर्नमेंट का कि नया यूनियन टेरिटरी बना, ठीक है, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के बने, तो वो हमारे बजट में तो पास करते समय नहीं थे। तो ऐसे बजट का प्रावधान बनाना जो हमारे डिमांड ऑफ ग्रांट में था ही नहीं, एक नई सर्विस बन रही है, एक नया खर्चा बन रहा है जिसका जिक्र जो था वो बजट के डॉक्यूमेंट में नहीं था, तो ऐसे ग्रांट के लिए, ऐसे बजट के अप्रूवल के लिए एडिशनल ग्रांट की फैसिलिटी दी जाती है। तो हमारा जो सप्लीमेंट्री ग्रांट था मतलब एग्जिस्टिंग चीज़ में आपका खर्चा बढ़ गया है तो आप उसको सप्लीमेंट कर रहे हो, लेकिन एडिशनल ग्रांट वो है जो खर्चा आपने नहीं सोचा था, एक नई सर्विस आ रही है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर के लिए आपने 8,000 करोड़ रुपए पार्लियामेंट में दिए हैं, तो वो एडिशनल ग्रांट की तरह पास हुआ है क्योंकि वो एग्जिस्टिंग जो बजट था, जो आपने पास कराया था, जो आपका डिमांड फॉर ग्रांट था, उसमें नहीं था, तो ये एडिशनल ग्रांट के तहत होगा। तो ये आपको समझ में आया? नहीं नहीं, इंटरिम बजट कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा नए गवर्नमेंट के लिए, चाहे रिजीम चेंज हो या रिजीम चेंज ना हो, इंटरिम बजट कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। देखिए, एडिशनल ग्रांट है मतलब आपने जो बिल पास कराया था उसमें खर्चे का जिक्र ही नहीं था। हमारे यहाँ पे जो सप्लीमेंट्री ग्रांट था उसमें क्या हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि आपका खर्चा ज़्यादा होने वाला है और आपका जो अप्रूवल था वो कम का था, तो आप सप्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे दूध है, दूध पीने से आपका पूरा माल न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, तो आप उसमें बोनवीटा डाल के उसको सप्लीमेंट करते हैं। तो वैसे ही पार्लियामेंट में सीएजी जो है वो बताता है कि आपका जो ग्रांट आपने पास कराया था इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए वो आपको कम पड़ रहा है, आपको सप्लीमेंट्री लेना पड़ेगा, सप्लीमेंट्री शीट लेनी पड़ेगी। जैसे आपको बहुत अच्छा आता है तो आपको सप्लीमेंट्री शीट लेनी पड़ती है। अदर में एडिशनल ग्रांट जो है वो उसका फ़र्क ये है कि वो जो खर्चा था वो आपके बजट के प्रावधान में ही नहीं था, वो एक नया खर्चा जुड़ गया आपके बजट में जो आपके डिस्कशन में था ही नहीं। जब बजट पास हुआ था तो आपकी डिस्कशन में था ही नहीं, वो एक नया खर्चा है, तो इसीलिए आपको एक एडिशनल ग्रांट सैंक्शन करवाना है जो एडिशनल ग्रांट के प्रोविजन के तहत किया जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, जो यूनियन टेरिटरी बनी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की, तो उसके लिए जो बजट का प्रावधान आया 8,000 करोड़ का, वो आया एडिशनल ग्रांट के तहत। बजट को रिट्रोस्पेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आप
आपका डाउट मुझे क्लियरली समझ में नहीं आ रहा, आप इसको दोबारा पूछिए, अपने क्वेश्चन को रिफ्रेम करिए। केंद्र देखिए, नए इंटरिम बजट, जैसे पिछला जो बजट चलता आ रहा है और इस बार जो बजट आया है, आप इंटरिम बजट को मान के चलिए कि छोटे समय के लिए बजट है, तो उसमें जो पॉलिसी थी, जैसे मैक्सिमम पॉलिसी हमारी जो है वो अनचेंज्ड रहती है, जो हम अमेंडमेंट बताते हैं उसको बस नया लेके आते हैं। तो इंटरिम बजट में जो आपने पॉलिसी रखी थी, तो चाहे आप उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, या तो उसमें अमेंडमेंट भी ला सकते हैं, या उसको पूरी तरह से स्क्रैप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो इंटरिम बजट में चेंज इन पॉलिसी था उसको आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री और इंटरिम बजट में क्या अंतर है? सप्लीमेंट्री तो यार केवल एक पर्टिकुलर आपका ग्रांट की कमी हो रही है, एक पर्टिकुलर एरिया में आपको जो खर्चा करना चाहिए था आप उससे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, आपको जो अप्रूवल मिला हुआ था उससे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो सप्लीमेंट्री हो रहा है। इंटरिम बजट है कि आपको इतने साल इतने महीने के लिए सरकार चलानी है, तो आपका खर्चा और आपका रेवेन्यू दोनों का हेड एक प्रॉपर बजट की तरह पास होता है। इंटरिम बजट एक कंप्लीट बजट के प्रोसेस को फॉलो करता है। ठीक है, इंटरिम बजट का सेम प्रोसीजर होगा, बजट पास कराने का जो प्रोसेस हमारा नॉर्मल बजट का है वो इंटरिम बजट का भी होगा, उसमें भी रेवेन्यू के होंगे, उसके भी एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट होंगे। इफ द चलो साकेत का एग्जांपल लेते हैं। साकेत का, इफ बजट इज प्रेजेंटेड इन फरवरी फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, देन गवर्नमेंट कैन यूज दिस बजट फॉर फेब टू 30। नहीं नहीं नहीं, अब ये पहली क्लास में डिस्कशन हुआ था डिटेल में, T+1 T-1, तो फरवरी से मार्च तक का जो है वो बजट तो पिछले साल ही आपने पास करा लिया है। जो टी, जैसे 19 हमने अभी जो बजट पास किया है वो पास किया है फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए। ठीक है, मतलब हमने जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में बजट पेश किया था वो बजट था अगले फाइनेंशियल ईयर का, मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में बजट पेश हुआ था वो था टी, जो पेश हुआ था अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए मतलब T+1, तो उस टी का जो बजट था तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में ही पास हो चुका है ना, तो 31 मार्च तक के लिए आपको पूरा खर्चा पिछले बजट के सेशन में पास किया जा चुका है, तो ये यूज नहीं करेंगे आप, ये तो अगले साल का ही होगा। इस जो बजट का जब हमने बात की थी कि आपको रिवाइज एस्टिमेट देना पड़ता है टी का, बजट एस्टिमेट दे रहे हैं आप T+1 के लिए, रिवाइज एस्टिमेट दे रहे हैं आप टी के लिए। ठीक है, तो ये क्लियर रखिएगा, अगर आपको डाउट है तो दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट है? जैसे इनका आ गया सप्लीमेंट्री ग्रांट इज पोस्ट फैक्टो रेगुलराइजेशन, पोस्ट फैक्टो नहीं, और सेम फाइनेंशियल ईयर में रेगुलराइजेशन हो रहा है उसका। ठीक है, तो पोस्ट फैक्टो नहीं हो रहा है आपका, सेम फाइनेंशियल ईयर में ही उसको आप बढ़ा के दे रहे हैं। जैसे मिनिस्ट्री को लग रहा है या सीएजी को लग रहा है कि आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, आपने वो कम अलाउ किया था, डिमांड फॉर ग्रांट कम का किया था, लेकिन आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले आप उसको सप्लीमेंट कर देंगे, उसको रेगुलराइज नहीं कर रहे हैं, उसको सप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं एक्सेस ग्रांट में। अब जैसे सप्लीमेंट्री जो थी आपकी इस तरह से थी कि आपका एक पर्टिकुलर सर्विस में या एक पर्टिकुलर
डिपार्टमेंट में बजट कम पड़ रहा है तो आप सप्लीमेंट मांग रहे हैं कि सप्लीमेंट्री ग्रांट आपको दिया जाए, वो सीएजी आपको देगी और 31 मार्च के पहले आपको दे देना है, ठीक है। अब एक्सेस ग्रांट वो प्रावधान है जिसमें पीएसी पीएसी इन्वॉल्व होती है। आपने खर्चा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर दिया है, आपने खर्चा ऑलरेडी एक्सेस में कर दिया है, तो उसको फिर पीएसी बोलती है कि आपने जो एक्सेस खर्चा कर दिया है उसका बिल सबमिट करेंगे पार्लियामेंट में पब्लिक अकाउंट कमेटी के थ्रू, और वो ग्रांट आपको सैंक्शन करवाएंगे। तो सप्लीमेंट्री ग्रांट वो था जब सीएजी इन्वॉल्व होती थी, और सीएजी आपको बोलती थी कि आपके डिपार्टमेंट वाले भी बोल सकते हैं कि हमारा खर्चा ज़्यादा होने वाला है, तो आप सीएजी के थ्रू पार्लियामेंट को अप्राइज करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में आपको लग रहा है कि खर्चा क्योंकि ज़्यादा होने वाला है तो आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत है, तो आप मांग लेंगे पार्लियामेंट से सप्लीमेंट्री ग्रांट के तहत। एक्सेस ग्रांट कब होगा? जब आपने खर्चा ऑलरेडी कर दिया है। एक्सेस ग्रांट में खर्चा आपने ऑलरेडी कर दिया है और उसको रेगुलराइज करना है, तो वो काम किया जाएगा पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी के थ्रू। पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी के थ्रू जब अप्रूवल मिल जाएगी तो आपके पार्लियामेंट में जाएगा बिल और एक्सेस ग्रांट आपको अलाउ होगा। जब मनी ऑलरेडी किसी सर्विस में एक्स्ट्रा खर्चा हो चुका है तो आपको एक्सेस ग्रांट मिलेगा, और जब आपको लग रहा है कि पैसा ज़्यादा खर्चा हो सकता है तो उस फाइनेंशियल ईयर को ख़त्म होने से पहले रिवाइज एस्टिमेट में आप सप्लीमेंट ले लेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपके सप्लीमेंट्री ग्रांट और एक्सेस ग्रांट के बीच में। और सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो आपका करेंट फाइनेंशियल ईयर में ही ख़त्म हो जाएगा। एक्सेस ग्रांट जो रहता है आपका बजट एलोकेटेड से ज़्यादा खर्चा हो चुका है और वो बाद में आपको कराना है, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के थ्रू होगा वो। तो आपको सप्लीमेंट्री ग्रांट की बात जब करे थे तो हमने स्पेसिफिकली बोला था कि 31 मार्च से पहले आपको बिल पास कराना पड़ेगा। अच्छा, रिपीट करने की बात, सप्लीमेंट्री का मतलब है कि आपका एग्ज़ाम चल रहा है और आपको जो है लग रहा है कि आपका पैसा जो है आपका जो जो आपने मेन शीट ली है वो कम पड़ेगी, तो आप सप्लीमेंट करते हो। और ये सीएजी जो है गवर्नमेंट को बोलता है कि टाइम के अंदर, मतलब परीक्षा की समय अवधि के अंदर या बजट के फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको एक सप्लीमेंट्री ग्रांट दे दिया जाए ताकि वो खर्चा है वो रेगुलेट हो सके, ठीक है। तो आपने जो ज़्यादा खर्चा कर दिया है, आपने डिमांड कम किया था, ज़्यादा खर्चा आपको एक्सपेक्टेड है और सेम ईयर में आप उसको रेगुलेट कर देंगे सीएजी के थ्रू, तो आप उसको सप्लीमेंट्री ग्रांट बोलेंगे। मतलब फाइनेंशियल ईयर आपका ख़त्म नहीं हुआ है, आपको लग गया है कि आपका बजट जो है वो कम पड़ रहा है आपके लिए, आपका खर्चा ज़्यादा होगा, तो आप उसके लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट का प्रावधान सीएजी के थ्रू करवाते हैं और वो पार्लियामेंट से पास होता है। लेकिन अगर ऐसे कंडीशन में जब 31 मार्च के बाद पता चला है कि आपने ज़्यादा पैसा खर्चा कर दिया, आपने ज़्यादा अप्रूवल खर्चे के कर दिए डिपार्टमेंट ने, उस मिनिस्ट्री ने, तो उसको रेगुलेट करने के लिए फिर ये जाता है, जैसे सीएजी का बॉस कौन होता है? पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी। तो ये जो एक्सेस खर्चा हुआ है फिर वो जाएगा पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी के पास जो उसको अप्रूव करेगा। इसीलिए हम जब पहले दिन के क्लास को आप नोट करेंगे तो हमने देखा था T+1 भी देखते हैं जो नॉर्मल साल का बजट होता है, टी को देखते हैं जो 31 मार्च तक खत्म होने वाला है पीरियड, उसके फिगर को भी देखते हैं तो रिवाइज एस्टिमेट देखेंगे, और T-1 को भी देखते हैं जिसमें एक्चुअल फिगर होता है कि आपने एक्चुअली कितना खर्चा किया है। क्योंकि आपका जो बजट का साइकिल है, जो प्रेजेंट होने वाला साइकिल है, और जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उसमें 3 फाइनेंशियल ईयर इन्वॉल्व होते हैं। टी इन्वॉल्व होता है जब फाइनेंशियल ईयर पेश किया जा रहा है, वो भी फरवरी है, तो 31 मार्च तक का एस्टिमेट अभी भी आपको पता नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपने जो प्रावधान डाला था वो कम पड़ेगा 31 मार्च तक, तो आप सप्लीमेंट्री ग्रांट पास करवा देंगे उस फाइनेंशियल ईयर तक के लिए। लेकिन T-1 में आपने ऑलरेडी ज़्यादा खर्चा कर दिया है, फाइनेंशियल ईयर क्रॉस हो गया है, तो उसको रेगुलराइज करने के लिए आपको फिर एक्सेस ग्रांट पास कराना पड़ेगा जो होगा आपके पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी के थ्रू। आपको सप्लीमेंट्री अगर लेनी थी, आप टाइम से पहले आपको पता चलेगा कि आपका बजट कम पड़ रहा था, तो सीएजी के पास जाके आपने सप्लीमेंट्री ग्रांट ले लिया। लेकिन
जब एक्सेस खर्चा हो चुका है और वो फाइनेंशियल ईयर भी खत्म हो चुका है तो सीएजी के बॉस के पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, ये लॉजिकल भी बात है और बिल्कुल सही बात भी है। तो आपका खर्चा ऑलरेडी हो गया है, 31 मार्च खत्म हो गया है, तो वो आप फिर उसके लिए एक्सेस ग्रांट अप्रूवल लेंगे। तो T-1 के लिए होगा एक्सेस ग्रांट, टी के लिए होगा सप्लीमेंट्री ग्रांट। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है? अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम नए एग्जांपल से ले सकते हैं। केवल यही बहुत बढ़िया बढ़िया डाउट पूछते हैं, बाकी लोग नहीं डाउट अच्छे पूछ रहे हो। थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ माइंड वाले डाउट पूछिए, मजा आएगा। ठीक है, अब आते हैं, ये अगर इसमें डाउट नहीं है तो हम एक छोटा सा टॉपिक है उसको भी देख लेते हैं, टोकन ग्रांट। टोकन ग्रांट जो है वो क्या है? टोकन ग्रांट है कि आपको एक नई सर्विस इंट्रोड्यूस करानी है, ठीक है, और उसके लिए आप बस ₹1 का टोकन ग्रांट अलाउ कर देंगे कि ₹1 का ग्रांट दे दिया गया है, बाद में उसको रीअप्रोप्रिएशन कर देंगे, दूसरे हेड से उनको बजट दे देंगे, लेकिन केवल उस सर्विस को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप उसको एक टोकन अमाउंट ₹1 दे के उसका बजट, उसका काम शुरू करवाना चाहते हैं, तो ये टोकन ग्रांट होता है। मतलब आपको कोई नई सर्विस शुरू करानी है, ठीक है, और अभी आपको पता नहीं कितना खर्चा हो जाएगा, कैसे उसका मैनेजमेंट किया जाएगा, तो आप उसको टोकन ग्रांट दिलवा देते हैं ₹1 का। उसके बाद उसका रीअप्रोप्रिएशन करते रहेंगे। रीअप्रोप्रिएशन मतलब किसी और बजट में किसी और हेड में अगर पैसा ज़्यादा है, खर्चा नहीं हुआ है, तो वहाँ से पैसा निकाल के इसको दे देंगे। तो टोकन ग्रांट का मतलब है कि एक नया सर्विस प्रपोज हुआ है, उस सर्विस के अगेंस्ट में आपको एक्सपेंडिचर करना है, तो पहले आप एक टोकन ग्रांट उसको लोकसभा से पास करवा के, वोट दिलवा के पास करवा देते हैं, और उसको फंड ₹1 का आप टोकन अमाउंट दिलवा देते हैं। उसके बाद रीअप्रोप्रिएशन करके आप उसको दूसरे हेड से फंड दिलवाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये होगा टोकन ग्रांट। तो ये हमारा फाइनल जो था छोटा सा टॉपिक था टोकन ग्रांट का। हमने टोकन कट भी पढ़ा है, टोकन ग्रांट भी पढ़ा है। टोकन कट में कट करते हो आप ₹100 का, टोकन ग्रांट में आप बजट देते हो ₹1 का। कंफ्यूजन मत करिएगा इसमें, ठीक है। और पॉलिटी वाला पूरा इकोनॉमी का जो चैप्टर है आप उसको पढ़ेंगे आज। हमने आज पॉलिटी के कुछ कुछ पॉइंट्स देखे हैं। टोकन ग्रांट यार देखिए, अब नेक जो बोलते हैं ना, नेक दे के काम शुरू करवाना, वही होता है टोकन ग्रांट। आपको एक नई सर्विस शुरू करनी थी, आपको एक नया डिपार्टमेंट शुरू करना था, तो आप इमीडिएटली लोकसभा में वो पूरा एक्सरसाइज, बजट का एक्सरसाइज को नहीं करते हुए तुरंत एक नेक दिलवा के, ₹1 दिलवा के उसका टोकन ग्रांट करवा देते हैं और उसका श्री गणेश हो जाता है। उसके बाद उसका जो बजटरी रिक्वायरमेंट है वो दूसरे हेड से पैसा निकाल निकाल के उसमें आप दे देते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हैं ना, कई सारे गवर्नमेंट हैं, स्टेट की गवर्नमेंट हैं जो स्पेशलिस्ट लोगों को सर्विस पे रखती हैं और ₹1 तनख्वाह देती हैं। अब ऐसा नहीं है कि शगुन का ₹1 दे रहे हैं। उससे क्या होता है कि उनके आने जाने पे जो खर्चा होता है, उनका जो टीए का जो बिल होता है, उनके जो ट्रेन की और फ्लाइट की टिकटें होंगी वो काम करने के लिए, उनका जो फूड बिल होगा वो करने के, वो सबको अप्रूव कराने के लिए वो ₹1 का सैलरी टोकन फॉर्म में देते हैं, ताकि उनको सैलरी से मतलब नहीं है, उनको सैलरी ऑलरेडी किसी चीज़ से मिल रही होगी, उनका और कोई सोर्स होगा इनकम का, लेकिन वो सारा बिल अप्रूव कराने के लिए वो शुरुआत करते हैं टोकन अमाउंट सैलरी ₹1 की देके, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अगर आपकी नई डिपार्टमेंट आ रहा है, कोई नई सर्विस आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, कोई नया प्रोग्राम अपॉइंट करना चाह रहे हैं किसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत में, तो पहले आप उसकी शुरुआत कर देंगे पार्लियामेंट से अप्रूवल लेके, टोकन ग्रांट देते हुए, नेक देते हुए ₹1 का। उसके बाद उसका जो बजटरी रिक्वायरमेंट होगा वो अलग अलग हेड में, जिसमें खर्चा नहीं हो रहा है, उस हेड से पैसा निकाल के उसको अप्रूव करके दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है टोकन ग्रांट। तो ये हमारा था बजट का आखिरी टॉपिक। तो बजट को आप रिवाइज करेंगे आज। कोई डाउट है तो उसको टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा या इस पे पूछ लीजिएगा। उसके बाद जो पॉलिटी का पोर्शन है बजट का, उसको भी आप रिवाइज करिएगा। अब हम कल क्या क्लास लेंगे उसका मैं नोटिस डाल दूंगा, आज रात को डाल दूंगा या कल सुबह डाल दूंगा,
तो वो भी आप पढ़ के आइएगा क्लास में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।